नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबका प्रबोधायस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इतिहास। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम में जो है आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने इतिहास की एक सीरीज़ शुरू की थी जिसको जो है आधे में ही रोक दिया गया था और उसके पीछे कुछ अ, कारण रहे हैं, उन कारणों का हम कभी और ज़िक्र करेंगे। लेकिन काफ़ी समय से हमारे मन में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि जो हमारे पास लूसेंट है, अक्सर जो है इससे आपकी परीक्षाओं में कहीं प्रश्न बनते हैं और यहाँ जो है आपका पूरा इतिहास का आपको निचोड़ देखने को मिलता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे द्वारा यहाँ पे जो इतिहास है, विशेष करके जो लूसेंट में है, इस लूसेंट के पूरे इतिहास को हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे और आपसे जो गुज़ारिश रहेगी, जो रिक्वेस्ट रहेगी, वो यही कि जब भी आप इस क्लास में पहुँचते हैं, तो इस क्लास के पश्चात आप एक बार लूसेंट की बुक को ज़रूर खोलें और जहाँ तक पढ़ाया जाता है, वहाँ तक जो है आप लूसेंट की बुक में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो चीज़ें हैं, जो कांसेप्ट हैं, वो क्या है आपके और क्लियर हो जाएँगे और चीज़ें जो है आपको और आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इतिहास की बात करता हूँ, तो इतिहास मतलब क्या होता है? इतिहास का जो अभिप्राय होता है, इति मतलब ऐसा, हास मतलब हुआ, यानी ऐसा ही हुआ होगा, ऐसी घटनाएँ जो है यहाँ पे हुई होगी। इतिहास मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं बीती हुई घटनाओं का अध्ययन, बीती हुई घटनाओं को जानना, जो बीत चुका है वही इतिहास है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास को हम क्या है अलग-अलग भागों में बाँट कर देखते हैं। अभी हम भारत के संबंध में बात करते हैं, तो इसको हम भारत का इतिहास कहते हैं। लेकिन जब हम पूरे विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसको जो है पूरे विश्व के इतिहास में हम इसको विश्व का इतिहास कहते हैं। विश्व के इतिहास को जो है यहाँ पे जो विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई थी, उन घटनाओं को यहाँ पे जो हम विश्व के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं भारत के इतिहास की, तो भारत का इतिहास भी यहाँ पे हम इसको अध्ययन की दृष्टि से जो है इसको अलग-अलग भागों में बाँटकर इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पे जो आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत के इतिहास को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अब देखेंगे हम कि इसमें जो है किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इतिहास है, इसको जो है यहाँ पे जो एक इतिहासकार थे, क्रिस्टोफ सेलिवियर्स। अगर मैं बात करता हूँ क्रिस्टोफ सेलियर्स की, तो क्रिस्टोफ सेलियर्स के द्वारा जो सबसे पहले जो इतिहास है, इतिहास को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो यहाँ पे पहले तो मैं अगर भारत के इतिहास की बात करता हूँ, तो भारत के इतिहास को जो है हमने अध्ययन की दृष्टि से अलग-अलग भागों में बाँटा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, एक है हमारे पास प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो इस काल को माना जाता है सबसे जो प्रारंभिक अवस्था का काल है, जिसके केवल हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे साक्ष्य उपलब्ध है जिनके माध्यम से जो है हम यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं हमारे पास प्राकृतिक साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे क्या है, पुरातात्विक स्रोत हमारे पास क्या है उपलब्ध है, जिससे हमारे क्या है, ये प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ की जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अलावा इसको जब हम दूसरे भाग में अगर देखते हैं, तो दूसरा भाग आता है आद्य ऐतिहासिक काल, या फिर इसको आप उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल का मतलब होता है कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल के बाद का समय। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी पत्थर का युग पहले है, जो यहाँ पे प्रारंभ में पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रारंभिक मानव होता है वो क्या है, मुख्य रूप से जो पत्थर का यहाँ पे प्रयोग करता है हथियार के रूप में। इसके अलावा जहाँ भी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो मुख्य है उनके औजार हमको मिलते हैं, वो क्या है, पत्थर से बने हुए होते हैं, इसलिए जो है इस काल को यहाँ पे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो आद्य-ऐतिहासिक काल को आप उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ-साथ जो है हमारे पास क्या है, लिपि का
लिपि भी उपलब्ध है, यानी यहाँ पे हमारे पास लेख उपलब्ध है, लेकिन जो ये लेख लिखे गए हैं इन लेखों का अभी तक जो है यहाँ पे अध्ययन नहीं किया गया है, जिस कारण से जो इसको आद्यऐतिहासिक काल में रखा जाता है। लेकिन अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार के जो है हमको लेख प्राप्त नहीं होते हैं। आद्यऐतिहासिक के बाद आता है हमारे पास ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो ये वह काल है जिसके हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हमारे पास जो है प्राचीन ग्रंथ, यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास क्या है, लिखित साक्ष्य जो यहाँ पे उपलब्ध है। इन लिखित साक्ष्यों के आधार पर जो यहाँ जो इतिहास है उसका यहाँ पे क्रमिक तरीके से जो क्या है आप अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ अपने प्राचीन जो समय में जो भी घटनाएं घटित हुई थी, जो चीजें हुई थी, उन सबको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देख मतलब आप बुक्सों के माध्यम से जो है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल को भी जो है अलग अलग कालखंडों में बांटने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो चीजें हैं और क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि किस समय की जो है कौन सी घटनाएं घटित हुई है। इसको जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको सबसे जो शुरुआती काल होता है उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। और इस काल का जो समय पीरियड जो पीरियड माना जाता है, जो काल माना जाता है, वो शुरुआती दौर से, जब से इस धरती में मानव का उद्भव हुआ है, वहां से लेके आपके 8000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक जो यहाँ पे इस काल को माना जाता है, पूरा पाषाण काल को। फिर पूरा पाषाण काल के बाद जब स्थिति बदलने लगती है, मानव के रहन सहन में यहाँ पे बदलाव आना शुरू होता है, उसके कार्यों में बदलाव आना शुरू होता है, तो इस काल को जो है यहाँ पे कहा जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। और इस मध्य पाषाण काल का जो मानव का जो काल माना जाता है, जो समय सीमा मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी 8000 ईसा पूर्व से लेके आपके 4000 ईसा पूर्व तक जो ये समय माना जाता है। तत्पश्चात फिर और मानव अपने आप को विकसित करने लगता है और चीजें और चेंज होने लगती हैं, तो इस काल के लिए जो है इसको अलग खंड में रखा जाता है और उसको बोलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जिसका जो समय माना जाता है ये आपके 4000 बीसी से लेके, यानी ईसा पूर्व से लेके जो है आपके 2500 ईसा पूर्व तक जो है इस काल को माना जाता है। इस कालखंड में जो यहाँ पे नवपाषाण कालीन घटनाएं घटित होती है, यहाँ पे जो इसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पे नवपाषाण काल समाप्त होता है, नवपाषाण काल के बाद फिर जो हमने यहाँ पे वर्गीकृत किया था उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल आप इसको कह सकते हैं, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल जो है आप इसको कह सकते हैं, जैसा आपको उचित लगता है। और यहाँ पे भी क्या क्या है, हमने इस उत्तर पाषाण काल को अलग अलग कालखंडों में बांटा हुआ है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे जो है अध्ययन किया जाता है, जो कि आपके मुख्य रूप से अगर इसका कालखंड माना जाता है 2500 से लेके आपके 1500 ईसा पूर्व तक। ये कालखंड जो है यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है, ये इसका जो है विकसित अवस्था में जब हड़प्पा सभ्यता पहुंची थी, ये उस समय का काल माना जाता है। इससे पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो 3600 से लेके 2500 के आसपास जो है ये हड़प्पा सभ्यता जो शुरुआती दौर में थी अपने, जब जो है ये विकास के चरणों को धीरे धीरे क्या है एक एक सोपान को आगे बढ़ते हुए ये चल रही थी। और यहाँ पे जो है इसी दौरान हमारे पास जो आप ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति पढ़ते हैं, वो भी जो है इसी दौरान यहाँ पे विकसित होती है। अलग अलग जगह की संस्कृति है, उनको भी हम पढ़ेंगे, कुछ जो है पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारे पास आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो जो वैदिक सभ्यता है ये जो है आपके 1500 ईसा पूर्व से लेके आपके पास आती है 600 ईसा पूर्व तक। इस काल में क्या होता है, यहाँ पे जो वैदिक, यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके पतन के पश्चात यहाँ पे जो आर्य लोग हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे जो है वैदिक सभ्यता की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता है इसको भी जो है हम यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। एक है आपके ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, जहाँ पे हम जो ऋग्वेद के बारे में, जो ऋग्वेदिक कालीन जो यहाँ पे प्रारंभिक जो आर्य लोग आए थे, यहाँ पे हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से जो यहाँ की जो जानकारी के स्रोत है हमारे पास जो है ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद से जो यहाँ पे इस समय की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त किया जाता है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जो ऋग्वेद काल का समय माना जाता है ये होता है आपके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, ये काल जो यहाँ पे ऋग्वेदिक काल माना जाता है। ऋग्वेद काल के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यहाँ पे जो ये हमारे पास आता है, जो कि आपके 1000 ईसा पूर्व से लेके आपके 600 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है, ये आपके उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। यहाँ पे आपके जो अन्य जो ग्रंथ है उन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है, जो हमारे पास वैदिक ग्रंथ है उन वैदिक ग्रंथों से मिलती है। इसके साथ साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, इन सब से जो हमारे पास यहाँ पे उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ही उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, उत्तर वैदिक काल के बाद हमारे पास आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की जो हम शुरुआत मानते हैं वो मुख्य रूप से मानते हैं, इसको हम जो है 3 भागों में इसको बांट के देखेंगे। एक आपके पास है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत। एक आता है आपके पास मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। हालांकि ये वर्गीकरण आपको जो लूसेंट है उसमें नहीं मिलता है। और इसके बाद मध्यकालीन के बाद जो आपके पास आता है ये है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत, यहाँ पे जो इसका अध्ययन किया जाता है। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करता हूँ तो इसका जो समय पीरियड है ये 600 ईसा पूर्व से लेके, यानी यहाँ पे जो है जैसे ही 16 महाजनपदों का उदय होता है, फिर उसके पश्चात यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर यहाँ पे जो है मगध का उत्कर्ष होता है। मगध जो है यहाँ पे एक बड़ा साम्राज्य बन के सामने आता है, उभर कर आता है। तो यहाँ पे जो मौर्य काल के बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं कैसे कैसे बदलती है, ये सब जो यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये सीधे आपके जो प्राचीन काल है इसको आपका 712 ईस्वी तक जो यहाँ पे इसको ईस्वी तक जो इसका अध्ययन किया जाता है, जब यहाँ पे जो है पहली बार मुस्लिम आक्रमण होते हैं। उससे पूर्व का जो काल है सारा आपके प्राचीन भारत के इतिहास में रखा जाता है। तत्पश्चात जब यहाँ पे जो मध्यकालीन भारत है, मुख्य रूप से कहा जाता है कि जो मध्यकालीन भारत के इतिहास है यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, जो मुस्लिम शासक है, मुस्लिम आक्रमण है, उनसे ज़्यादातर ये संबंधित है। तो जो मध्यकाल है यहाँ पे जो पहला आक्रमण है उसके बाद से लेके यहाँ पे जब तक अंग्रेज भारत में आते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पे जो अंतिम मुगल सम्राट है औरंगजेब 1707 में जब उनकी मृत्यु होती है, वहां तक का जो काल है इसको आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तत्पश्चात यहाँ पे 1707 से लेके आपके वर्तमान समय तक का जो इतिहास है वो आपके आधुनिक भारत के इतिहास में आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है महाजनपद जनपद काल। महाजनपद काल के बाद यहाँ पे जो मगध साम्राज्य आता है। मगध साम्राज्य, जहाँ पर जो अलग अलग शासक यहाँ पे शासन करते हैं, और ये जो है आपके 600 ईसा पूर्व से लेके आपके 300 ईसा पूर्व तक यहाँ पे मगध साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर मगध साम्राज्य के बाद हमारे पास आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो कि आपके 323 ईसा पूर्व से लेके यहाँ पे 184 ईसा पूर्व तक जो यहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आता है मौर्योत्तर काल, मौर्यों के पतन के बाद का जो समय होता है मौर्योत्तर काल। यहाँ पे हमारे पास कहीं शासक जो है देखने को मिलते हैं, जैसे जो आपके सातवाहन है, शक है, कुषाण है, और ये आपके 319 ईस्वी तक का जो काल है ये मौर्योत्तर काल माना जाता है। मौर्योत्तर हमारे पास आता है वो है हमारे पास गुप्त काल। गुप्त काल की अगर बात की जाए तो गुप्त काल माना जाता है 319 से लेके आपके 550 ईस्वी तक जो है आपका गुप्त काल माना जाता है। और गुप्तों के पतन के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल, ये जो है प्राचीन भारत के एक अंतिम महत्वपूर्ण यहाँ पे शासक माने जाते हैं हर्षवर्धन। और इनके यहाँ तक जो हम अध्ययन करेंगे, और ये जो है 606 से लेके 647 तक का जो समय है ईस्वी तक का समय, ये यहाँ पे हर्षवर्धन काल माना जाता है। और इसके पश्चात जो फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। मध्यकालीन भारत की अगर बात की जाए तो इसको जो है अलग अलग भागों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मध्यकालीन भारत की बात की जाए, मध्यकालीन भारत,
तो यहाँ पे जो हमारा भारत है ये 2 भागों में ये बँटा हुआ है। एक तो है यहाँ पे अगर हम देखें तो पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल यानी जो मध्यकाल से कुछ पहले का समय जो है उस समय की यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। उसके बाद है उत्तर मध्यवर्ती काल या मध्य काल। अभी यहाँ पे क्या है जो पूर्व मध्यकाल है, इस पूर्व मध्यकाल में जो चीज़ें आएँगी इसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से एक तो हमारे पास उत्तर भारत है। उत्तर भारत की उस समय क्या स्थिति थी, क्या यहाँ पे उस समय समाज था, कैसे-कैसे शासन चल रहा था। दूसरा हमारा दक्कन का भाग है और तीसरा जो है हमारे पास दक्षिण भारत की स्थिति हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब उत्तर भारत में मुख्य रूप से हमारे पास अगर हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की तो यहाँ पे हमारे पास जो शासक मिलते हैं, एक तो पाल वंश मिलता है। इसके साथ-साथ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेन वंश के बारे में, इसके साथ-साथ प्रतिहार है। प्रतिहार के अलावा यहाँ पे हम पढ़ेंगे राजपूतों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो चौहान वंश है, चौहान वंश और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होती है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, दिल्ली सल्तनत। और यहाँ पे अगर दक्कन की बात करते हैं तो दक्कन में मुख्य रूप से हमारे पास जो 2 वंश है, एक तो चालुक्य, चालुक्य के साथ-साथ में हमारे पास आते हैं राष्ट्रकूट यहाँ पे जो है दक्कन के भाग में जो मुख्य रूप से इन 2 वंशों का शासन रहा है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में हमारे पास चोल मिलते हैं। चोल के साथ-साथ हमारे पास चेर मिलते हैं। इनके अलावा जो पांड्य है, पांड्य देश के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके साथ-साथ यहाँ पे पल्लव वंश के बारे में जो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये प्रमुख जो पूर्व मध्य काल के वंश है, इन वंशों को हम इस क्रम में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब उत्तर मध्य काल का समय आता है तो यहाँ पे जो इसी प्रकार से उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में यहाँ पे अगर मैं उत्तर भारत की बात करता हूँ तो उत्तर भारत में इस समय यहाँ पे हमारे पास आता है एक तो राजपूत, यहाँ पे राजपूतों का शासन चल रहा था। साथ-साथ में एक तरफ आप कीजिए दिल्ली सल्तनत यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बाद आता है हमारे पास मुगल काल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्कन की बात करते हैं तो दक्कन में जो उत्तर मध्य काल में मुख्य रूप से आपके पास जो विजयनगर साम्राज्य ये प्रमुख साम्राज्य बन उभर के सामने आता है। इसके साथ-साथ यहाँ पे हमारे पास बहमनी साम्राज्य आता है और बहमनी के साथ-साथ जो हमारे पास आता है वो है मराठा साम्राज्य। वहीं दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी जो है जो प्रमुख राजवंश है वो एक तो पांड्य हो जाता है आपके पास और इसके साथ-साथ हम पढ़ेंगे होयसल के बारे में। तो ये पूरा जो है यहाँ पे आधुनिक भारत जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत का जो यहाँ पे वर्गीकरण हो जाता है। तत्पश्चात जो हमारा आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत की शुरुआत यहाँ पे की जाती है। तो जो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमने जो हमारी लूसेंट है, लूसेंट से शुरुआत की है। तो लूसेंट में अगर आप सबसे पहला पन्ना देखेंगे, पहले पेज में आपके पास जो इतिहास है, इतिहास में जो भारत है, भारत के नामकरण के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे नामकरण तो जो पुराणों की बात की जाए या फिर महाकाव्यों की बात की जाए तो इन महाकाव्यों में या पुराणों में जो भारत है, भारत के लिए जो भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है भरत का देश, यानी जो ये देश है, ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो क्या है भरत नाम का एक कबीला रहता था जिसने जो यहाँ पे इस पूरे भारतवर्ष की क्या है आधारशिला रखी थी, जिसके यहाँ पे जो निवासी है इसको यहाँ पे क्या है भरत की संतान कहा गया है। जो यहाँ पे निवास कर रहे हैं इनको जो यहाँ पे भरत की संतान कहा जाता है। इसके साथ-साथ में अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में जो भारत है इसको जो जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। जम्बू द्वीप इसलिए कहा जाता था कि जो ये क्षेत्र है ये आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है मुख्य रूप से जो जामुन है, जामुन के वृक्षों की यहाँ पे जो प्रधानता थी, जिस कारण से इस देश को जो यहाँ पे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में जो ईरान लगा हुआ है, तो ईरान के जो लोग थे, ईरान के लोग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहाँ पे हमारे को दिखाई पड़ती है। तो इस सिंधु नदी के कारण जो ये जो ईरानी लोग है, ये ईरानी लोग जो है इस देश के लिए जो है हिंदू प्रयोग करते थे,
हिंदू जो शब्द है ये मुख्य रूप से क्या है, जो ईरान के लोग हैं, ईरान के लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया है। इसके साथ-साथ में जब यहाँ पे अरब लोग आते हैं, अरब की बात करते हैं, तो अरब लोग जो है यहाँ पे इस हिंदुई की जगह क्या है, हिंद शब्द का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। जो हिंद शब्द है यहाँ पे जो ये प्रयोग करते हैं। इसके साथ-साथ जो ग्रीक लोग हैं और जो अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज जब भारत में आते हैं, तो ये जो है भारत के लिए है इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। जो इंडिया शब्द है ये मुख्यतः यूनानी और जो अंग्रेज लोग हैं इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो मुस्लिम इतिहासकार है, जो यहाँ पे मुस्लिम लोग आए थे, इन मुस्लिम लोगों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। तो आप कह सकते हैं जो हिंदुस्तान है इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे सबसे पहले जो जो मुसलमान हैं, मुसलमान इतिहासकारों ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कुछ नामकरण को लेके यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारी लुसेंट में दिए गए हैं। इसके साथ-साथ में अब जो हमारे पास प्राचीन भारत के इतिहास है, मध्यकालीन भारत के इतिहास है, इस इतिहास को जानने के लिए क्या है, कुछ न कुछ स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिन स्रोतों के माध्यम से जो है हम इस इतिहास को समझ सकते हैं, इस इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं और चीज़ों को जो है एक-दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम स्रोतों की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है ऐसे कहीं स्रोत उपलब्ध है जिनके माध्यम से जो है हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से अगर हम बात करते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों की, ये वो प्रमुख ग्रंथ हैं जो क्या है उस समय लिखे गए थे और इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से जो है हमें जो जानकारी है उस समय की जानकारी आज हमारे पास प्राप्त होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से तो ये जो ग्रंथ है इन ग्रंथों को अलग-अलग भागों में हम बाँट के देख सकते हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं यानी जो धर्म से संबंधित ग्रंथ है और कुछ ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ है जो धर्मेतर है, धर्मों से अलग, धर्म के अलावा यहाँ पे जो आपको और चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको राजनीति के बारे में जानकारी मिलेगी, समाज के बारे में जानकारी मिलेगी, इसके अलावा वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में हमको यहाँ पे उस समय की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ में जो कुछ विदेशी यात्री भारत में आए थे उन्होंने यहाँ पे जो क्या है अपने आंखों देखा हाल जो है अपनी पुस्तकों, अपनी जो रचनाएं थी उन रचनाओं में किया हुआ है। यहाँ के समाज के बारे में यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है, यहाँ के धर्म के बारे में जो है इन विदेशियों के जो विवरण दिए गए हैं, इनके यात्रा विवरण हैं, इन यात्रा विवरणों से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये इतिहासकार यहाँ पे जो अलग-अलग देशों से यहाँ पे आए हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं चीन से आए थे, ईरान से आए थे, यूनान से आए थे, अलग-अलग जगह के जो इतिहासकार हैं, उनको हम अब आगे पढ़ेंगे। इसके साथ-साथ में जो हमारे पास जो प्रमुख स्रोत है, वो है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इन साक्ष्य के आधार पर जो है हम यहाँ पे अगर आप इसमें देखते हैं, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो पत्थर है, पत्थर के साथ-साथ कई गुफाएँ हैं, गुफाओं के साथ-साथ में हमारे पास कुछ प्रमुख प्राचीन मंदिर मिलते हैं, जिन मंदिरों के माध्यम से जो है हम उस कालखंड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस समय के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस समय के धर्म की स्थिति क्या थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं, जिन स्रोतों के आधार पर जो है ये जो पूरा इतिहास है, इस पूरे इतिहास को यहाँ पे पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में जानकारियाँ एकत्रित की जा सकती हैं और साथ-साथ में जो है आप इसको जो है अलग-अलग भागों में बाँट सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथों से हम शुरुआत करेंगे। तो धार्मिक ग्रंथों में मुख्य रूप से इसको भी हम 2 भागों में बाँटेंगे। एक तो हमारे पास है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य मतलब जो कि आपके वैदिक काल से संबंधित ये ग्रंथ माने जाते हैं और उसके बाद हमारे पास आते हैं जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। अगर हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में, तो वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से आते हैं आपके पास वेद, वेद के अलावा आपके पास जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण के साथ ग्रंथ के बाद हमारे पास पुराण आते हैं, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, धर्मसूत्र है, इसके अलावा हमारे पास अरण्यक है। इन सब से जो हमको हमारे पास यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है प्राप्त होती है। वर्तमान में अगर आप कहीं न कहीं जो कुछ ऐसे श्लोक है जो आप पढ़ते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र का संबंध आपके ऋग्वेद से माना जाता है। जो इंद्र है, इंद्र का संबंध यहाँ पे ऋग्वेद से माना जाता है, अग्नि है। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे ऋग्वेद में किया गया है, इन वेदों में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कर्मकांड के बारे में मिलेगी, संगीत के बारे में उनको जानकारी मिलती है। ये सब जानकारी हमारे पास इन वेदों से प्राप्त होती है, इन ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती है। पुराणों में जो हमारे पास यहाँ पे
अलग अलग पुराण जो है, उन पुराणों से जो है हम अलग अलग कालखंडों की जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है ये धार्मिक ग्रंथों से अलग हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य के द्वारा रचित है, जो कि हमको मौर्य काल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा राजतरंगिणी है, जिसको जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे अगर राजतरंगिणी की बात की जाए तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से हमारे पास कश्मीर क्षेत्र है, यहाँ पे जो कश्मीर के इतिहास को जो यहाँ पे विस्तृत तरीके से कल्हण के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चचनामा की, जो कि आपके अल अहमद के द्वारा लिखी गई है, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जहाँ से जो हमारे पास सिंधुओं के जो भारत पर आक्रमण करते हैं उस समय की यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसके अलावा अष्टाध्यायी है, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और गार्गी संहिता है, जो कि कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। और हमारे पास जो महाभाष्य है पतंजलि का, ये हमारे पास जो यहाँ पे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेदों से। और अगर हम वेदों की बात करते हैं तो जो वेद है इसको अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, वो है हमारे पास वेद। अगर हम शुरुआती समय की बात करते हैं तो शुरुआत में ये वेद किसी भी पुस्तक में या कहीं भी जो है ये लिखे नहीं गए थे। दरअसल जो वेद है, अगर मैं ऋग्वेद की बात करता हूँ तो इसका जो है यहाँ पे मौखिक तरीके से जो है इसका अध्ययन किया जाता था। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है इसी प्रकार से ये स्थानांतरित हुए हैं। इसको क्या है, रटकर जो है इसको याद रखा जाता था। और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है फिर इनको क्या है, इनका संकलन करना प्रारंभ किया गया है। इनको जो है यहाँ पांडुलिपियों में क्या है, इनको लिखा गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संकलनकर्ता की, जिन्होंने जो यहाँ पे इन वेदों को क्या है संकलित किया था, इनको एक जगह लिखा था, ये है हमारे पास महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास जी के द्वारा जो है इन चारों वेदों को क्या है संकलित किया गया था। जो यहाँ पे रचनाएं थी, जो यहाँ पे पांडुलिपियां लिखी गई थी, उनको इकट्ठा किया गया। फिर उनको जो है ये धीरे धीरे का जो लास्ट लास्ट का समय आता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गुप्त काल की और मौर्योत्तर काल की, इस समय जो है इन ग्रंथों का मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पे इनको लिखा जाता है, इनका जो है अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रमुख 4 ग्रंथ हैं, 4 वेद है, जिनकी जो है शुरुआती जानकारी हमको, जो शुरुआती समाज है उसकी जानकारी मिलती है। उसमें हमारे पास एक ऋग्वेद आ जाता है, जो कि ऋग्वेदिक काल के जो समय है, उस समय में जो आर्यों की स्थिति है, आर्यों के यहाँ पे मुख्य व्यवसाय है, उनके द्वारा जो यहाँ पे कहीं महत्वपूर्ण नदियों का उपयोग किया गया है, उन नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो जो युद्ध लड़े जाते हैं उन युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पे ऋग्वेदिक कालीन जो देवी देवता है, उन देवी देवताओं का यहाँ पे हमारे पास ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। वहीं अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद भी हमारे पास एक महत्वपूर्ण ग्रंथ ये जो है मिलता है, जिसमें जो मुख्य रूप से जो संगीत है, संगीत की विधाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन वेदों को जो हम आगे साथ साथ जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे इसको पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऋग्वेद की बात की जाए तो जो ऋग्वेद है इसका अर्थ होता है ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, या ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह जो है आपका ऋग्वेद कहलाता है। ऋग मतलब क्या होती है, ऋचाएं, वेद मतलब ग्रंथ हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, जो ऋग्वेद है ये मुख्य रूप से 10 मंडलों में विभक्त है, यानी इसको 10 मंडलों में जो विभाजित किया गया है। और इन 10 मंडलों में मुख्य रूप से हमारे पास 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं। और इन 1028 जो सूक्त हैं इनमें हमको 10,462 ऋचाएं देखने को मिलती हैं। और इन ऋचाओं में अगर हम बात करते हैं, ऋचाएं आप कह सकते हैं कि ये क्या है, मंत्र है, ये मंत्रों का यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है। और जो ये मंत्र है इनमें जो मुख्य रूप से जो सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, जो शब्द हमको मिलता है वो है इंद्र। इंद्र के लिए यहाँ पे 250 बार जो यहाँ पे इंद्र का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अग्नि की, तो अग्नि यहाँ पे जो 200 बार अग्नि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कहा जाता है जो अग्नि है, अग्नि को जो यहाँ पे देवता और मनुष्य के बीच क्या है, माध्यम, एक दूसरे की चीजों को जो है एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो अग्नि को यहाँ पे माध्यम माना गया है। अगर आपको अपने जो देवता है, देवता के पास कुछ भी संदेश पहुंचाना होता था तो अग्नि के माध्यम से जो है आप सूचना पहुंचा सकते थे। जैसे कि जब हमारे पास कहीं आपको यज्ञ देखने को मिलते हैं, वो यज्ञ करने का उद्देश्य भी यही माना जाता है। और जो इस ऋग्वेद को पढ़ता है उसको, आपको जो उस ऋषि है उस ऋषि के लिए यहाँ पे होत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि के लिए
कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा होत्र। होत्र शब्द यहाँ पे जो है आपके ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता के लिए प्रयोग किया गया है। अब हमारे पास जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद से क्या क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो आर्य है, आर्यों की यहाँ पे राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल मुख्य रूप से जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता और सावित्री को जो है ये समर्पित माना जाता है। और इस मंडल में यहाँ पे जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र का जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और कहा जाता है जो तीसरा मंडल है मुख्य रूप से जो है विश्वामित्र के द्वारा रचित है, या विश्वामित्र के द्वारा जो है जो तीसरे मंडल है इसकी रचना की गई थी। इसके अलावा हमारे पास एक आठवां मंडल प्राप्त होता है। आठवें मंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमको हस्तलिखित ऋचाएं देखने को मिलती है, और इन ऋचाओं को जो है यहाँ पे खिल्ल शब्द यानी ऋचाओं के लिए यहाँ पे खिल्वी कहा गया है। इसके अलावा जो नौवां मंडल है, ये नौवां मंडल जो मुख्यतः जो सोम देवता है, ये सोम देवता को समर्पित है। अगर 10वें मंडल की बात की जाए तो 10वें मंडल में मुख्य रूप से हमारे पास जो चातुस्वर्णीय समाज है, जो 4 वर्णों में जो हमारा समाज विभक्त हुआ है, सबसे पहले जो इसका जिक्र है ये हमारे पास 10वें मंडल में देखने को मिलता है। इस मंडल के अनुसार जो समाज है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में जो यहाँ पे बटा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे जो समाज बटा हुआ है, ये जाति के आधार पर न होके कार्य के आधार पर जो यहाँ पे समाज बटा हुआ है। और इसके बारे में, इनके कर्तव्यों के बारे में जो जानकारी है हमारे पास जो है धर्म सूत्रों से प्राप्त होती है। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के बाद जो अगला ग्रंथ आता है वो मुख्य रूप से हमारे पास जो आता है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो यहाँ पे ऋग्वेद के बाद आता है, या कह सकते हैं कि ऋग्वेद के बाद जो स्थान है आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला है हमारे पास सामवेद। साम से जो सीधा सीधा हमारे पास अर्थ निकलता है संगीत, यानी संगीत का संकलन। यानी अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं, जो सामवेद का मतलब है वो है गाए जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन, जिसको आप जो गा सकते हैं, उसको गुनगुना सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा भारतीय संगीत है, इस भारतीय संगीत का जनक भी जो है सामवेद को कहा जाता है। हमारे जो संगीत है इसकी उत्पत्ति यहाँ पे सामवेद से मानी जाती है। और जो इस सामवेद का अध्ययन करता है, उस अध्ययनकर्ता या पाठकर्ता को जो यहाँ पे उद्रात कहा जाता है। उद्रात्र जो शब्द है यहाँ पे मुख्य रूप से ऋग्वेद जो सामवेद है, सामवेद के अध्ययन करने वाले ऋषि को जो यहाँ पे उद्रात्र कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला ग्रंथ है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारे मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड के नियम है, इन कर्मकांड के नियमों का जो यहाँ पे यजुर्वेद में संकलन किया गया है। और जो यजुर्वेद है इसके जो पाठ करता है, जिसको अध्ययन करते हैं, वो है अध्वर्यु। जो यहाँ पे यजुर्वेद पढ़ता है उसके लिए यहाँ पे अध्वर्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द जो है अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से क्या है, आपके गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा हुआ मिलता है, यानी कविताओं के रूप में भी और कहानियों के रूप में भी हमारे पास जो यजुर्वेद है ये मिलता है। इसके बाद जो हमारे पास अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को यहाँ पे जो है सबसे नवीनतम वेद इसको कहा जाता है। कहा जाता है कि सबसे लास्ट में जो यहाँ पे अथर्ववेद की रचना की जाती है। अगर सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद हो जाता है, और सबसे आधुनिक पूछा जाए तो है हमारे पास अथर्ववेद, और इसके बीच में आता है सामवेद और यजुर्वेद। यानी सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद सामवेद आता है, और सामवेद के बाद यजुर्वेद आता है, और यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद आता है। अगर अथर्ववेद की बात की जाए तो इसकी रचना जो है आपके अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। और इस अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो इससे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। मुख्य रूप से अगर अथर्ववेद में पूछा जाए तो यहाँ पे जो रोग निवारण संबंधित जानकारी है, तंत्र मंत्र का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जादू टोना के बारे में मिलता है। साथ साथ में यहाँ विवाह संबंधी जो नियम कानून है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ में जो एक सामान्य मनुष्य है उसके विश्वासों और उसके जो अंधविश्वास है जो वो मानता है, उन सब का जिक्र आपके यहाँ पे अथर्ववेद में मिलता है। और यहाँ पे जो आपने 2 समितियों के नाम सुनोगे, सभा और समिति, ये यहाँ पे प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी जाती है। हालांकि दोनों उस समय की समितियां भी थी जिसमें जो अलग अलग वर्गों के लोग जो यहाँ पे इन समितियों के सदस्य हुआ करते थे। और यहाँ जो हमारे पास अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में जो यहाँ पे जो कन्या है, कन्याओं के जन्म की निंदा भी की गई है। तो यहाँ पे अगर उल्लेख मिलता है कि कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा
अथर्ववेद। अथर्ववेद में यहाँ पे जो कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अब यहाँ पे वेद के बाद आते हैं हमारे पास वेदांग। वेदांग या फिर इसको आप सूत्र साहित्य कह सकते हैं। दरअसल जो वेदांग है, इन वेदांगों की जो रचना की गई है, इनकी रचना क्या है, जो वेद है, वेदों को समझने के लिए, उनको आसान भाषा में समझने के लिए यहाँ पे वेदों की रचना की गई और वेदांगों की रचना की गई है, जिसको आप सूत्र साहित्य भी कहते हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो हमारे पास वेदांग है, इनकी संख्या मिलती है 6। ये जो आपके 6 रूपों में बंटे हुए हैं। इसमें से जो सबसे पहला आता है शिक्षा। शिक्षक का यहाँ पे जो महत्व है वो क्या है, उच्चारण के लिए आप जो किस प्रकार से अच्छी तरीके से यहाँ पे उच्चारण करें। इसके अलावा दूसरा है कल्प। कल्प का मतलब होता है रस्म और समारोह, इसके बारे में मिलता है। व्याकरण का जो यहाँ पे वेदांग है, इसमें मुख्य रूप से व्याकरण के बारे में जानकारी मिलेगी। जो निरुक्त है, यहाँ पे जो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे पास जो अन्य वेदांग है वो है छंद और ज्योतिष। यहाँ पे कहीं बार जो यहाँ पे इन का ऑप्शन में दिया जाता है कि निम्न में से वेदांग है, तो यहाँ पे 4 में से 3 वेदांगों के नाम दे देंगे और एक चौथा जो है कुछ अलग रखते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो याद रखेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी देखो, आप शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, तो जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले आपको व्याकरण के क्या है, नियम सिखाए जाएंगे। व्याकरण के जब नियम सिखाएंगे तो यहाँ पे आप व्याकरण में छंदों के बारे में पढ़ते हैं। छंदों के साथ साथ जब व्याकरण है हमारे पास, प्राचीन की बात करते हैं तो वहाँ पे संस्कृत ज्यादा चलती है, तो संस्कृत के लिए जो है यहाँ पे ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। ज्योतिष के साथ साथ यहाँ पे जो निरुक्त का उल्लेख मिलता है और यहाँ पे कल्प के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो आप किसी भी तरीके से जो आप इनको याद रखते हैं, शिक्षा से व्याकरण, व्याकरण से छंद, छंद के साथ साथ निरुक्त, निरुक्त के अलावा यहाँ पे ज्योतिष और कल्प। तो इस तरीके से जो है आप इसको अलग अलग भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम पुराणों की। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो कई बार कुछ पुराणों के बारे में प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो भारतीय ऐतिहासिक जो कथाएं हैं, उन कथाओं का जो सबसे अच्छा हमको क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो सीरियल वाइज से जो जितने मेरे पास विष्णु पुराण है या भगवत पुराण है, मत्स्य पुराण है, जितने भी अलग अलग शिव पुराण है, इन सब का जो अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन कहीं मिलता है तो मिलता है हमारे पास पुराणों में। पुराणों में जो यहाँ पे इनकी क्या है, विस्तृत तरीके से व्याख्या की गई है और क्रमबद्ध तरीके से व्याख्या की गई है। और जो अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो इन पुराणों की जो रचना है, इसके रचयिता है यहाँ पे जो लोमहर्ष ऋषि है, लोमहर्ष ऋषि को माना जाता है। साथ साथ में जो उनके पुत्र है उग्र श्रवा, उग्र श्रवा के द्वारा यहाँ पे जो है पुराणों की रचना की जाती है। अगर हम बात करते हैं पुराणों की, तो इसमें जो मुख्य रूप से अगर भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और जो लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, अधिकतर जो श्लोक है कैसे हैं, संस्कृत भाषा में ये लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो अधिकांश पुराण है ये कैसे हैं, संस्कृत श्लोकों में जो ये लिखे गए हैं। यहाँ पे रचयिता पूछा जाए तो लोमहर्षि ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा यहाँ पे क्या है, रचयिता हो जाएंगे। और जो पुराण है, इनका जो पाठ करने वाला है, जो इनको पढ़ने वाला है, उसको जो यहाँ पे पुजारी शब्द कहा जाता है, उसको जो यहाँ पे पुजारी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पुराण है, इसको जो है यहाँ पे जो हमारे पास शूद्र जाति के लोग थे, शूद्र के साथ साथ में जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को यहाँ पे पुराण जो है इसको जो है पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये क्या है, इस पुराण को केवल सुन सकते थे, इसको पढ़ नहीं सकते थे। तो यहाँ पे जो ये एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि जो स्त्री है और जो शूद्र लोग है, इनको जो क्या है पुराण के पाठन की अनुमति नहीं थी, ये केवल क्या है इसे सुन सकते थे। अगर पुराणों की बात करते हैं तो इनकी जो कुल संख्या है ये है 18, यानी 18 हमारे पास क्या है, कुल पुराण है। जिनमें से अगर कुछ प्रमुख पुराणों की बात करते हैं, ये है आपके पास मत्स्य पुराण, ये जो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास आंध्र और सातवाहन वंश है, उनके बारे में हमारे पास मत्स्य पुराण में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के संबंध में हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम वायु पुराण की बात करते हैं तो ये गुप्त वंश के समय में लिखा गया है और यहाँ पे जो गुप्त वंश से संबंधित चीजें हैं। इसके अलावा ब्राह्मण जो पुराण है, ये पूर्व वंश का है, महापुराण इसको कहा जाता है। और जो भागवत पुराण है, यहाँ पे जो श्री कृष्ण भक्ति के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो ये पुराण है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, यहाँ पे जो मुख्य रूप से आपके जो राजा हैं,
राजा हैं उनके जो यहाँ पे वंशावली का भी आपको जिक्र मिलता है, उनकी वंशावली यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे पास आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो यज्ञ है, यज्ञों के कर्मकांड है, उनके विधान है, उसका यहाँ पे क्या है, उल्लेख मिलता है। और अगर हम प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऋग्वेद है, अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के मुख्य रूप से यहाँ पे हमारे पास जो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा शाकायन है या फिर आपको कोशित की ब्राह्मण आप इसको कह सकते हैं। ये जो है हमारे पास ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ माने जाते हैं। वहीं अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद मुख्य रूप से दो भागों में बंटा हुआ रहता है। एक आपका शुक्ल यजुर्वेद होता है, दूसरा जो कृष्ण यजुर्वेद होता है। अगर मैं शुक्ल यजुर्वेद की शाखा को बताऊं तो वो जाते हैं आपके शतपथ ब्राह्मण, और वहीं अगर कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये हो जाता है आपका तैत्रेय ब्राह्मण। वहीं जो हमारे पास सामवेद है, सामवेद के पास हमारे पास कहीं ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि पंचविश या फिर इसको आप जो है ताड़े ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है षडविश ब्राह्मण ग्रंथ, और इसके साथ साथ है हमारे पास संविधान ब्राह्मण ग्रंथ, और एक है वंश ब्राह्मण, और इसके बाद है मंत्र ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। ये सब जो है आपके जो सामवेद है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में मुख्य रूप से आपका जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपद ब्राह्मण। जो यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण है जो कि आपका है शुक्ल यजुर्वेद का, यहाँ पे मुख्य रूप से जो स्त्री है, स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर आप इसको कह सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद में जो यहाँ पे जो स्त्री है, स्त्री को जो है पुरुष की जो है अर्धांगिनी कहा गया है। यानी जब स्त्री पुरुष से विवाह करती है तो उसका जो है आधा शरीर क्या है, उस पुरुष का हो जाता है। यानी आप जो कह सकते हैं, इसीलिए जब पूजा पाठ प्राचीन समय में ये नियम था कि अगर कोई अविवाहित पुरुष है तो उसको यहाँ पे जो अग्नि पूजा या जो धार्मिक पूजन पाठ पूजन होते थे उनमें यहाँ पे जो अविवाहित पुरुष है उसको यहाँ पे बैठने की अनुमति नहीं होती थी। यहाँ पे मुख्य रूप से जो विवाहित पुरुष है, विवाहित पुरुष को यहाँ पे वो जो यहाँ पे जो पूजन कार्य है, धार्मिक पूजन कार्य है, उनमें बैठाया जाता था। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब घर में पूजन कार्य होता है तो यहाँ पे जो पुरुष होता है वो अपने दाहिने हाथ से जो भी चीजें हैं वो करता है, और जो महिला होती है वो अपने बाएं हाथ का प्रयोग करती है। इसका यही मतलब है कि जो यहाँ पे कहा गया है कि अर्धांगिनी आधांग क्या है, महिला है, और आदंग आपका पुरुष है। तो यहाँ पे जब दोनों एक दाएं हाथ से आहुति देता है और एक बाएं हाथ से आहुति देता है तो उसके पीछे यहाँ पे यही जो है विचारधारा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य वैदिक साहित्यों की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैत्रेयनी की, तो यहाँ पे जो स्त्री है, स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का जो वर्णन मिलता है हमारे पास जो यहाँ पे मैत्रेयनी में जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्त्री है, स्त्री को जो है जुआ और शराब की भांति जो है पुरुष का तीसरा मुख्य दोष यहाँ पे स्त्री को बताया गया है। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि जो स्त्री है, स्त्री को पुरुष का मुख्य तीसरा मुख्य दोष किस ग्रंथ में बताया गया है, तो ये हो जाएगा आपका मैत्रेयनी ग्रंथ में। मैत्रेयनी ग्रंथ में जो है इसको यहाँ पे जो स्त्री है इसकी सर्वाधिक गिरी स्थिति देखने को मिलती है। इसको जो यहाँ पे जुआ और शराब की भांति जो है स्त्री की यहाँ पे तुलना की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मनुस्मृति की, तो ये जो है सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है मनुस्मृति ग्रंथ का को जो है यहाँ पे माना जाता है। और यहाँ पे जो है अगर मनुस्मृति की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो मनुस्मृति है ये जो है शुंग काल का ग्रंथ इसको माना जाता है। शुंग काल में जो यहाँ पे मनुस्मृति की रचना की गई थी। अगर हम नारद स्मृति की बात करते हैं तो ये गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है, जिसमें जो मुख्य रूप से जो गुप्त युग है, गुप्त काल है, गुप्त काल की जो जानकारी है यहाँ से हमको प्राप्त होती है। अब इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो है हमारे पास बौद्ध साहित्य। अगर बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो ये अलग अलग है। इसमें अगर आप जातक की बात करते हैं तो जो जातक ग्रंथ है यहाँ पे जो आपको जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है कहानियों का यहाँ पे जिक्र मिलता है। जो जातक कथाएं हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे जो भगवान बुद्ध है जो उनके पूर्व जन्म में जो जो घटनाएं होती उन घटनाओं को यहाँ पे क्या है, इन जातकों में क्या है वर्णित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो त्रिपिटक भी हमको देखने को मिलते हैं। इसमें जो मुख्य है विनय पिटक,
सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। यहाँ पे जो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है, इनको भी जो है यहाँ पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनके भी जो है अलग अलग जो है भाग किए गए हैं। अगर हम इनकी भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे जब बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म के समय यहाँ पे पाली भाषा प्रयोग होती थी, तो यहाँ पे जो है ग्रंथ लिखे गए हैं, यहाँ पे भी आपके पाली भाषा देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं हिनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु। यहाँ पे मुख्य अगर आप हिनयान की बात करते हैं तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म बाद में क्या है अलग अलग शाखाओं में टूट गया था, जिसमें से एक शाखा आपकी हिनयान और दूसरी शाखा है महायान। तो यहाँ पे जो हिनयान है, हिनयान का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो है आपकी कथावस्तु। और यहाँ पे जो कथावस्तु है इसमें जो है यहाँ पे मुख्य रूप से जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उसकी यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो हमारे पास अगला है वो है जैन साहित्य। अगर हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जैन साहित्य है इनको जो है आगम कहा जाता है। इनके लिए जो प्रयोग शब्द है वो है आगम। आगम शब्द यहाँ पे जैन साहित्यों के लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम प्रमुख साहित्यों की बात करते हैं तो यहाँ पे एक है भगवती सूत्र, जहाँ पर जो आपके जो स्वामी महावीर है इनके जीवन कृत्य के बारे में, यानी इनकी लाइफ में जो जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं का जो यहाँ पे वर्णन मिलता है। वहीं जो दूसरा ग्रंथ है वो है कल्पसूत्र, जो कि आपके जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, उस इतिहास के बारे में हमको कल्पसूत्र में जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे 12 अंगों का यहाँ पे वर्णन है, 12 अंग यहाँ पे लिखे गए हैं। अब जो अगला है हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो ऐतिहासिक ग्रंथों को जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो चीज़ें थोड़ा सा टफ हो जाती हैं। तो आप यहाँ तक जो है एक बार इसको रिवीजन करेंगे। अगर कहीं नोट्स बनाने को आपको लगता है तो आप संभव हो सके तो इसके नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर हम इसके जो अगला पार्ट रहेगा उस पार्ट में हम आपको मिलेंगे, जिसमें हम जो ऐतिहासिक ग्रंथ से शुरू करेंगे इस यात्रा को।